नमस्ते दोस्तों, पहल एकेडमिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिटी में बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं डेरिवेटिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आपके संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और इसके आर्टिकल्स है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, यानी कि हमें इसमें लगभग 20 आर्टिकल्स को पढ़ना है। ठीक, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या मतलब क्या है इसका। तो देखिए, कहा जाता है कि भाई राज्य जो अपनी नीतियां बनाएगा, तो इन सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। ठीक, इसका उद्देश्य है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए सरकार काम करेगी। ठीक है, की स्थापना। अब देखते हैं आर्टिकल 36 क्या कहता है। इसमें राज्य की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 के समान है। किसके समान है? अनुच्छेद 12 के समान है। इसमें कहा गया है कि भाई जो राज्य है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका इसके अंतर्गत काम करती है। इसके और राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो प्राधिकरण होते हैं, उन सबको भी इसके अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया जाता है राज्य के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 कहता है कि जो आपका भाग 4 है वो न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, यानी कि जो सारे प्रावधान आपके आर्टिकल भाग 4 में किए गए हैं, इन्हें हम न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं करा सकते। मतलब इसका यह है, मान लीजिए सरकार आपको ये सारे अधिकार नहीं देती है, तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में या न्यायालय में नहीं जा सकते कि भाई सरकार ने इन अधिकारों का क्या किया है? हनन किया है। ठीक है, यानी कि ये सरकार के ऊपर क्या नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सरकार पे बाध्यकारी नहीं है। ये सरकार की क्षमताओं पे डिपेंड करते हैं। किस पे? सरकार की क्षमताओं पे डिपेंड करते हैं। यदि सरकार सक्षम है तो इनका पालन करेगी, यदि सरकार सक्षम नहीं है तो इनका पालन नहीं करेगी। ठीक है, इनको जबरन कानून के द्वारा लागू हम नहीं करवा सकते। जैसे कि भाग 3 में आपके क्या दिए गए हैं? भाग 3 में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों के बारे में क्या कहा गया है कि आपके मूल अधिकारों को यदि सरकार हनन करती है तो मूल अधिकारों के विरुद्ध आप कोर्ट में या न्यायालय में जा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में ऐसा नहीं है, यानी कि भाग 4 को आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 38, है ना। यही भाग 4 का मूल क्या है? उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि राज्य क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, फिर कहा गया है अवसर, समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो देखिए, समान अवसर आप देखते हो सरकारी जॉब्स में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और समान अवसर के बारे में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, किसी के ऊपर बाध्यकारिता नहीं है ना। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, सामाजिक, हर व्यक्ति कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि भाग 4 का मूल उद्देश्य क्या है? संविधान, सामाजिक और आर्थिक न्याय।
ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, सामान्य अवसर के बारे में बात कर ही चुका हूं। अगला है आपका 39, स्त्री पुरुष दोनों को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को जीवन जीने का समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, फिर कहा गया है कि दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर कहा गया है कि भाई दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी कि दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई ये पुरुष है तो उसको वेतन ज्यादा मिलेगा और स्त्री है तो उसको वेतन कम मिलेगा। समान पोस्ट के लिए समान वेतन की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 39A ये क्या कहता है? कहता है कि भाई राज्य न्याय के लिए क्या बनाएगा? व्यवस्था बनाएगा और जरूरत पड़ने पर निःशुल्क सहायता भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं ऊपर चर्चा की थी न्याय। न्याय मिलना लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, कई लोग गरीब होते हैं, कई लोग अनपढ़ भी होते हैं, तो कहा गया है ऐसे लोगों के लिए भी न्याय मिलना बेहद जरूरी है। ये गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इस कारण से न्याय से वंचित नहीं रह सकते। तो ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराएगा। आप देखते हो सरकारी वकील होते हैं जो सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर एक बात और आपने देखी होगी, आजकल आपने मोबाइल कोर्ट के बारे में सुना होगा। यानी कि अगर आप कोर्ट के दरवाजे तक नहीं आ सकते तो क्या होगा? कोर्ट आपके दरवाजे तक भी जाएगा। मोबाइल कोर्ट चलित न्यायालय होता है। ठीक है, इसी आर्टिकल के तहत वो कार्य करता है, आर्टिकल 39A के तहत, कि आप कोर्ट तक नहीं आ सकते तो कोर्ट आप तक पहुंचेगा और आपको न्याय दिलाएगा। ठीक है, अगला है आर्टिकल 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 आपके पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। किसका? पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, जो कि स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करती है। और इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आपका भाग 9 जोड़ा गया है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अगला आर्टिकल आपका है 41। आर्टिकल कौन सा है? 41, काम व शिक्षा का प्रयास। राज्य क्या करेगा कि सभी नागरिकों को काम और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो सरकार का क्या काम है कि सभी लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, जिससे क्या हो? उनको आर्थिक न्याय मिलेगा। आर्थिक न्याय की बात आर्टिकल 38 में कही गई है। और इसी के तहत आप जानते हो मनरेगा योजना का नाम सुना होगा। मनरेगा योजना इसी आर्टिकल के तहत काम करती है, सभी लोगों को काम। आप जानते हैं मनरेगा के तहत अगर आपने काम के लिए अप्लाई किया है तो 15 दिन में काम देना क्या होता है? अनिवार्य होता है, नहीं तो आपको फिर भत्ता दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा, सरकार शिक्षा पे काम करती है। आपके सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल्स, है ना, आरटीई के तहत प्रवेश, राइट टू एजुकेशन, ये सब किस पे काम करते हैं? शिक्षा के प्रयास के तहत। यानी कि सरकार का क्या दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, सभी व्यक्ति शिक्षित हों। ठीक है, फिर बात आती है बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी में सरकारी सहायता। ठीक है, तो बेगारी की बात करता है। किसकी बात करता है? बेगारी। बेगारी होती है आपने काम मांगा और आपको सरकार ने काम नहीं दिया, आप बेरोजगार हैं, तो उस कंडीशन में बेगारी भत्ता आपको दिया जाता है, बुढ़ापे की कुछ पेंशन आपको मिलती है। ठीक है, बीमारी में भी कुछ सरकारी सहायता आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है ना। अगला है आर्टिकल 42, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो आप देखते हो सरकारी मैटरनिटी वार्ड्स होते हैं, जिसे जच्चा खाना कहा जाता है, सरकार उपलब्ध कराती है।
जननी एक्सप्रेस सरकार उपलब्ध कराती है। आपको मातृत्व अवकाश मिलते हैं, इसी आर्टिकल के तहत मिलते हैं। ठीक है, तो सरकार इन सब पे भी क्या करती है, काम करती है। ठीक, अगला है आपका आर्टिकल 43, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। कैसे? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अब कुटीर उद्योग क्या होते हैं? देखिए, कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो किसी भी घर में आसानी से लगाए जा सकते हैं, जिसमें किसी भी एक परिवार आसानी से उसमें काम करता है। जैसे अगरबत्ती बनाना है ना, बांस की टोकरी वगैरह बनाना, और आपके पिसाई उद्योग आपने देखे होंगे, आटा चक्की, मसाले पीसने की चक्कियां, ये सब किसमें आती हैं? कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। तो सरकार इन्हें क्या देगी? बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। ठीक है, फिर आपका आता है 43B, आर्टिकल 43B, सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना। जैसे सहकारी संस्था क्या होती है? आजकल आपने देखा होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और कोई एक प्राइवेट मिलके क्या करेंगे? प्राइवेट संस्था मिलके काम करेगी। ठीक है, इसे कहते हैं सहकारी। फिर आपका आता है अनुच्छेद 44, जो कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। क्या कहता है ये? कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सरकार प्रयास करेगी कि समान नागरिक संहिता क्या हो? लागू हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 कहता है कि भाई सरकार जो होगी 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा का क्या करेगी? प्रयास करेगी। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों को। तो आपने देखा होगा इसी के तहत आपके आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं। ठीक है, जो 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करते हैं, है ना, उन्हें सही पोषण आहार देते हैं। ठीक है, और शिक्षा का प्रयास भी होता है उसी में, आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के तहत उन्हें खोला गया है। आगे आता है अनुच्छेद 46, ये क्या कहता है? ये कहता है SC ST OBC पिछड़ा वर्ग की अन्याय और शोषण से क्या करेगा? रक्षा करेगा। SC ST OBC की अन्याय एवं शोषण से रक्षा करेगा। ठीक है, अगला है आपका आर्टिकल 47, इसमें कहा गया है कि राज्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। कैसे? जीवन स्तर को। भाई जीवन स्तर ऊपर कैसे उठता है लोगों का? उसे काम दे दो, उसे शिक्षा दे दो, है ना, सामाजिक न्याय दे दो, व्यक्तिगत जीवन स्तर अपने आप ऊपर उठ जाएगा। यानी कि आर्टिकल 38 की आप सारी सुविधाएं व्यक्ति को दे दें तो उसका जीवन स्तर अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्या गया है कि भाई मादक पदार्थों और हानिकारक औषधियों पर भी सरकार क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है। मादक पदार्थ याद देखिए, नशीले पदार्थ और हानिकारक औषधि जो व्यक्ति के शरीर पे क्या करते हैं? दुष्प्रभाव करते हैं। तो इसी आर्टिकल के आप देखते हो कई सरकारें क्या करती हैं? शराब पर रोक लगा देती है। कोई ऐसी दवाइयां होती हैं, कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो व्यक्ति के लिए हानिकारक हैं, उन पर भी सरकार आप देखते हो रोक लगा देती है। जैसे कि आपने देखा होगा विक सेक्शन 500, नाम सुना है, इस पे सरकार ने रोक लगा दी थी। अब आने लगी है, पहले रोक लगा दी थी। तो कुछ ऐसी दवाएं होती है जिन पे सरकार क्या लगा देती है? रोक लगा देती है, क्योंकि ये क्या होती है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कि राज्य कृषि और पशुपालन में टेक्नोलॉजी को क्या देगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, और दुधारू पशुओं की हत्या को रोकेगा। 48 क्या कहता है? कि राज्य कृषि और पशुपालन में तकनीक को बढ़ावा देगा। ठीक है,
और दुधारू पशुओं के वध को और या उनकी हत्या को रोकेगा। ठीक, फिर आता है आपका 48A, आर्टिकल 48A। इसमें क्या क्या है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण, किसकी बात कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। किसकी बात करता है? पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण करेगा। और इसी के तहत आप देखते हो राज्य ने वनों को कई 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, आर क्षेत्र, अनार क्षेत्र और एक ऐसे जिनमें सब व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वनों को भी रखा है इसी में। वन्यजीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर के तहत राज्य क्या करता है? पर्यावरण की सुरक्षा करता है। ठीक है, और जो 48A आर्टिकल है आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखिए आर्टिकल 49 क्या कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, वस्तु और स्थान का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं उनकी रक्षा करेगा, वस्तुएं होती हैं उनकी रक्षा करेगा, स्थान है उनका संरक्षण करेगा। जैसे किला है आपके, जो फोर्ट वगैरह होते हैं उनकी रक्षा करता है, स्मारक बने हुए होते हैं उनकी रक्षा करता है, कुछ म्यूजियम बनाता है, म्यूजियम के सहारे भी क्या करता है? वो पुरानी चीजों का संरक्षण करता है। ये राज्य का काम है। अनुच्छेद 50 क्या कहा गया इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को देखिए 50-50 का मतलब क्या हो गया? 50-50 बांट दिया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्या कहता है? आखिरी आर्टिकल है इसका। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा और सुरक्षा बनाए रखेगा। कहा गया है अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थों के द्वारा बातचीत से, किससे? बातचीत से। जो आपके विवाद होंगे वो मध्यस्थों के द्वारा, मीडिएटर के द्वारा बातचीत के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान में विवाद है, भारत चीन में विवाद है, तो कैसे सॉल्व करना है? बातचीत के माध्यम से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि भाई भारत पाकिस्तान में विवाद है तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाए, इससे दोनों का ही नुकसान है। भारत चीन के बीच में विवाद है तो आप देख रहे हो लगातार वार्ताएं होती हैं, बातचीत होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सीधा युद्ध करने लगे, ये युद्ध से दोनों को ही हानि है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 51। इसी तरीके से आपके ये लगभग 20 आर्टिकल हैं जो नीति निधि तत्वों का क्या करते हैं? सिद्धांत देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें हैं इसमें। देखिए कहा गया है जो आपके राज्य के नीति निधि तत्व हैं इन्हें लगभग 3 भागों में बांटा गया है। देखिए संविधान में नहीं बांटा गया है, लेकिन संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड करके रखा है। जैसे कहा गया भाई कुछ समाजवादी सिद्धांत होते हैं आपके। समाजवादी सिद्धांत वो होते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ आर्टिकल जैसे 38, 39, 39 का 41, 42, 43, 47, ये कुछ आर्टिकल समाजवादी सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ आते हैं गांधीवादी, तो गांधीवादी विचारधारा से क्या है? प्रेरित है। ठीक है, दिनक गांधी अपना क्या मानते थे? आदर्शवादी मानते थे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48 ये गांधीवादी सिद्धांत माने गए हैं। ठीक है, फिर कुछ आते हैं उदारवादी। उदारवादी में आपके आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 ये आपके उदारवादी आर्टिकल्स में रखे गए हैं।
ठीक है, वैसे कभी वनडे एग्जाम में तो नहीं आया है, लेकिन मेंस में हो सकता है पूछ ले। ठीक है, एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसे कहा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व को कहा है। ठीक है, भाग 4 के बारे में आप एक बात जरूर समझ लें, यह सरकार पे बाध्यकारी नहीं है, सरकार की अपनी क्षमताओं पे डिपेंड करता है। अगर सरकार की जैसी क्षमताएं होंगी वैसे उनको लागू करेगी। जैसे कि आप भाग 40 में देखिए, बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलती है, बेगारी होता है। ये हर राज्य की देखो अलग अलग हो सकती है ना, क्योंकि कोई राज्य अमीर होता है तो कोई राज्य क्या है? गरीब है। अमीर राज्य होगा तो हो सकता है ज्यादा पेंशन दे, गरीब राज्य होगा हो सकता है कम दे, या हो सकता है ना दे पाए। ठीक है, तो ये सब उनकी आर्थिक कंडीशंस पे डिपेंड्स करता है कि सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं दे सकती है। ठीक है, अब देखिए जरा, हम इसमें मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में कुछ से डिफरेंस भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, मूल अधिकार के बारे में कहा जाता है कि क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं, और जबकि निदेशक तत्व क्या होते हैं? सकारात्मक बातों में लिए जाते हैं। नकारात्मक इसलिए कहा है कि भाई ये सरकार की मजबूरी है, ये नागरिकों को देना ही देना है। और निदेशक तत्व ये है, सरकार की क्षमताओं पे डिपेंड करते हैं, वो दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ठीक है, मूल अधिकार आपके स्वतः लागू होते हैं, इन्हें लागू करने के लिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं होती है, जबकि निदेशक तत्वों को स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, इनके लिए नियम कानून होते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों के विरुद्ध आप न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि निदेशक तत्व के विरुद्ध न्यायालय में आप नहीं जा सकते। ठीक है, और देखिए, जो आपके मूल अधिकार होते हैं ये व्यक्तिगत होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, जबकि निदेशक तत्व जो होते हैं ये सामूहिक हित के लिए कार्य करते हैं, सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ इसमें अंतर थे, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इन्हें ठीक से समझें और अध्ययन करने का प्रयास करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।